वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले आ जाइए। देखिए, एडमिट कार्ड इशू कर दिया यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का। 5 जून को एग्जाम है, तो बचे हुए दिनों के लिए कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। 6 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे इसमें, और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी जो है बाईं ओर से नहीं मिलती है। यूपीएससी थोड़ा टफ करके पूछती है, जैसे अदर स्टेट पी से सीधे सीधे पूछ लेगा कौन सी सहायक नदी है, ये भी पूछता है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट बनाकर पूछता है। इसमें टफ करके थोड़ा दाईं ओर से मिलने वाली बाईं ओर से मिलने वाली पूछ लेगा। तो गंडक नदी गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है। कोसी भी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। गोमती भी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। लेकिन सोन नहीं है, क्योंकि सोन गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। इंग्लिश में इनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जैसे कि आपको पता होगा। इसमें जो है उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासियाँ और अनित्यवादी नदियाँ, और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवादी नदियाँ जो हैं शामिल हैं। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। और बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। देखिए, अंत में जो गंगा नदी है वो सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। नंबर 2 पर आ जाइए। गैस हाइड्रेट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, गैस हाइड्रेट की बात हो रही है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों की उप महासागरीय तलछटों और महाद्वीपीय शेल्फ के अवसादों में पाए जाते हैं। एक निश्चित तापमान, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है, एक निश्चित तापमान और दाब पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो हैं वो गैस हाइड्रेट के रूप में विद्यमान हो सकती हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट हो सकते हैं ना, हो सकती हैं वाले, तो ये अधिकतर जो है करेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और पहला वाला भी सही है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो गैस हाइड्रेट जल का एक ठोस बर्फ सदृश रूप है जिसमें गैस के अणु होते हैं, और गैस हाइड्रेट तब बनते हैं जब मीथेन जैसी कोई गैस जल के क्रिस्टलीय अणुओं के सुसंगठित पिंजरे नुमा ढांचे में जो है फंस जाती है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देखिए, स्थलीय स्थिति की बात करें, स्थलीय स्थितियों की बात करें तो गैस हाइड्रेट प्राकृतिक रूप से समुद्र तल और हिमनदों के नीचे उच्च दाब व निम्न ताप स्थितियों में बनते हैं। गैस हाइड्रेट ध्रुवीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय निम्न तट यानी गहरे पानी में, उप महासागरीय तलहटों में पाए जाते हैं, तलछटों में पाए जाते हैं, और दाब और ताप की स्थितियां संयुक्त रूप से इसे स्थिर बनाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। गैस हाइड्रेट एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि गैस हाइड्रेट से प्राप्त मीथेन भविष्य में प्राकृतिक गैस का स्रोत जो है वो हो सकता है। और गैस हाइड्रेट समुद्र तल की स्थिरता के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिघलते गैस हाइड्रेट से समुद्री तल पर भूस्खलन हो सकता है। और आपको पता हो कि मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। देखिए, उन्हें शिक्षा की देवी तथा उनके प्रयासों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक सच्चा प्रतीक माना जाता है, और वे भारत की पहली महिला स्कूल अध्यापिका हैं। कन्या भ्रूण हत्या और विधवाओं एवं गर्भवती बलात्कार पीड़ितों की हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, और अभी हाल ही में 3 जनवरी 2022 को उनकी 189वीं जयंती मनाई गई। किसके बारे में बात हो रही है, इनमें से बताइए। पंडित रमाबाई, अनुसुईया साराभाई, सावित्रीबाई फूले या अबला बोसा। इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न, इस तरह के मतलब परिच्छेद वाले प्रश्न, एक छोटा सा परिच्छेद 3-4 लाइनें लिखे पूछता है यूपीएससी, किसके बारे में बात हो रही है? सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन नंबर सी। तो 3 जनवरी 2022 को भारतीय शिक्षाविद सावित्रीबाई फूले की 189वीं जयंती मनाई गई, और उनके कार्यों के लिए उन्हें शिक्षा की देवी और महिला सशक्तिकरण का एक सच्चा प्रतीक माना जाता है। वे भारत की पहली महिला विद्यालय शिक्षिका थी। कन्या भ्रूण हत्या, विधवाओं और बलात्कार पीड़ित गर्भवती महिलाओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की।
उन्होंने अपने पति, इनके पति कौन थे, ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका संचालन स्थानीय भारतीय द्वारा किया गया था। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। यह पुरस्कार व्यक्तियों के साथ साथ संस्थानों को उनकी राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना प्रदान किया जा सकता है, और इस पुरस्कार में मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है। और वर्ष 2020 का पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपति वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। क्या ये तीनों बातें सत्य हैं? देखिए, मौद्रिक अनुदान तो है इसमें, बड़ी धनराशि 1 करोड़ रुपए की प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। तो सही पूछा, तो दूसरा वाला तो सही लग नहीं रहा। 2020 के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, सही है। 19 के लिए काबूस बिन सैद अल सैद को, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पर, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाते हैं, दूसरा वाला हो जाता है गलत। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन कहीं है यहाँ पर, केवल 20 का आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को क्रमशः 2020 के लिए इनको और 19 के लिए इनको जो है प्रदान किया गया। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट इस तरह से सही हो जाता है हमारा। गांधी शांति पुरस्कार जो है ऐसे व्यक्ति और संस्थानों को दिया जाता है, यानी व्यक्तियों को भी संस्थानों को भी, ठीक है, जिन्होंने अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान दिया हो। तो यह जो पुरस्कार है वो एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीयता, जाति, पंथ या लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मारिका मिलती है और साथ ही एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु जो है वो शामिल होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है, जो कह रहा था कि कोई मौद्रिक पुरस्कार नहीं मिलता, इसमें 1 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संकलित किया गया है और प्रत्येक 3 महीने की अल्प अवधि में जो है जानकारी प्रदान करती है ये रिपोर्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति की भागीदारी एवं रोजगार की स्थिति गतिशीलता की जो है माप करती है। बिल्कुल, आवधिक बाल श्रम रिपोर्ट से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो विकल्प ए इसका आंसर है। 1 2 3 इनको पढ़ लीजिएगा एक बार और। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन प्रदूषण की उत्पत्ति रासायनिक उर्वरकों, पशुधन खाद और जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन से होती है। सुपोषण या यूट्रिफिकेशन पोषण लवणों द्वारा पानी का संवर्धन है। सुपोषण पढ़ा होगा आपने, यूपीपीसीएस में पढ़ाया मैंने अभी हाल ही में। सुपोषण की स्थिति में योगदान करने वाले सबसे सामान्य पोषक तत्व मैग्नीशियम और पोटेशियम है। एक छोटी छोटी शब्दों से जो है यूपीएससी में स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना होगा आपको, ध्यान से पढ़ना हर प्रश्न को। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला सही है। सुपोषण की स्थिति में योगदान करने वाले सबसे सामान्य जो पोषक तत्व हैं वो मैग्नीशियम नहीं है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ठीक है। अब थर्ड को एलिमिनेट करके क्या हमारा उत्तर मिलेगा? उत्तर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 50% हमारा बोझ कम होगा, ठीक है। 1 और 2 सही है, तो बी है इसका आंसर। कभी कभी तीनों कट जाते हैं, अधिकतर यूपीएससी में जो है 50% ही कटता है, ठीक है, अधिकतर प्रश्नों में। तो देखिए, सुपोषण की स्थिति में योगदान करने वाले सबसे सामान्य कारक क्या हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, न कि मैग्नीशियम और पोटेशियम। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी सुपोषण जो है पारिस्थितिक तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे कि शैवालों की वृद्धि और झीलों व तालाबों में मछलियां जो हैं उनकी प्रजाति में कमी आ जाती है, और इसके साथ ही झीलों और तालाबों की जल की गुणवत्ता में जो है सामान्य गिरावट आती है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, आधार स्तरीय ओजोन प्रत्यक्ष रूप से हवा में उत्सर्जित होती है। समताप मंडलीय ओजोन पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और इसकी संरचना में नाइट्रोजन शामिल होती है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? ये दोनों बातें इनकरेक्ट हैं, ठीक है। डी है इसका आंसर, गलत है दोनों स्टेटमेंट।
तो देखिए, आधार स्तरीय ओजोन प्रत्यक्ष रूप से हवा में उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि नाइट्रोजन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के ऑक्साइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। समताप मंडलीय ओजोन पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है और इसकी संरचना में नाइट्रोजन शामिल नहीं होती। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। देखिए, ऑक्सीजन यानी O2 के अणु सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और विखंडित होकर एकल ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण करते हैं, और ये परमाणु शेष ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। समताप मंडल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, में इस प्रकार निर्मित ओजोन की पतली परत जो है पृथ्वी के चारों ओर एक ढाल के रूप में काम करती है, जो पराबैंगनी किरणों की विकिरण से क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे अब तक। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे पद अल्टीमा थुले का सही वर्णन करता है? क्या है अल्टीमा थुले? अल्टीमा थुले है क्यूपर बेल्ट में अवस्थित एक छोटा बर्फीला पदार्थ, यानी विकल्प संख्या सी है इसका आंसर। तो अल्टीमा थुले एक लघु बर्फीला पिंड पदार्थ है जो क्यूपर बेल्ट में स्थित है। इसे नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया है, और नासा के न्यू होरिजोन्स, ठीक है, होरिजोन्स है, न्यू होरिजोन्स अंतरिक्ष यान का उद्देश्य क्या है? प्लूटो और उससे आगे कुइपर बेल्ट में स्थित पिंडों का अन्वेषण करना। ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट लगा के पूछा जा सकता है कि नासा के न्यू होरिजोन्स अंतरिक्ष यान का उद्देश्य क्या है? प्लूटो का अन्वेषण करना, और क्या करना? उससे आगे कुइपर बेल्ट में स्थित पिंडों का अन्वेषण करना। देखिए, हाल ही में नासा के न्यू होरिजोन अंतरिक्ष यान से भेजी गई एक तस्वीर से पता चलता है कि क्या पता चलता है? अल्टीमा थुले दो पिंड का युग्म है। बड़े पिंड को अल्टीमा और छोटे पिंड को कहते हैं थुले। तो इस तरीके से शब्दों जो न्यूज़पेपर में रहते हैं उनको उठाकर यूपीएससी प्रश्न बनाकर पूछ लेती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, मान लीजिए माउंटेन है, तो यहाँ से निकलकर सभी दिशाओं में बह रही हैं, तो इसको बोलते हैं अरीय प्रतिरूप। और अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। हिमालयन नदियाँ अधिकतर बहती हैं, ठीक है, सब तरफ थोड़ी जाती हैं वो। तो करेक्ट कर दें स्टेटमेंट दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को बोलते हैं अपवाह, और इन वाहिकाओं के जाल को बोलते हैं अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समावधि, चट्टानों की प्रकृति, उनकी संरचना, स्थलाकृति और ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ठीक है, इन सब का परिणाम अगर पूछ ले किस किस का परिणाम है, तो इन सब का परिणाम है, स्टेटमेंट बनाकर पूछे तो। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है, रेडियल। और अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। 10वां प्रश्न है, पवन का पवनाभिमुख ढाल जहाँ वर्षा नहीं होती, क्या कहोगे उसको? शुष्क क्षेत्र कहोगे, मरुस्थलीय क्षेत्र कहोगे, वृष्टि छाया क्षेत्र कहोगे, रुद्धोष्म शुष्क क्षेत्र कहोगे, क्या कहोगे? उसको बोलेंगे हम वृष्टि छाया क्षेत्र। यूपीपीएससी की सीरीज में पढ़ाया है। तो जब संतृप्त वायु की सनहती पर्वतीय ढाल पर आती है तो ऊपर उठने के लिए जो है बाध्य हो जाती है, और जैसे ही यह ऊपर उठती है यह फैलती है, तापमान गिरता है तथा आर्द्रता जो है वो संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा से पवनाभिमुख ढाल पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पवनाभिमुख ढाल पर वर्षण के बाद जब ये हवाएं पर्वत के दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं तो नीचे की ओर उठती हैं और इनका तापमान बढ़ जाता है। इनकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इस प्रकार ये प्रति पवन ढाल वर्षाविहीन और सूखे रहते हैं। सारे एनसीईआरटी से बनाए मैंने प्रश्न ये। देखिए, प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिसमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, और यह स्थलाकृत वर्षा या पर्वतीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा कहते हैं, और ऐसे लिखकर इतना पूछ लेगा स्टेटमेंट में। आर्द्रता ह्यूमिडिटी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गर्मी के दिनों में जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत दुखी करती है हमको, लेकिन इसके बिना वर्षा भी नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता
यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और दूसरा है दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। दोनों करेक्ट हैं या फिर इसको इसको इंटरचेंज करोगे तब सही है। ऐसे प्रश्न करती है यूपीएससी, ऊपर एक डेफिनेशन दे देगी, नीचे दे देगी, बताइए कौन सा सही है। कभी कभी तो दोनों ही सही हो जाते हैं, अधिकतर दोनों गलत होते हैं। यहाँ दोनों सही हैं, लेकिन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। और हवा में मौजूद जलवाष्प जो है उसको आर्द्रता कहते हैं। और हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। और निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 15 प्रश्न ऐड किए हैं मैंने इसमें। यह है नदियाँ, यह है उनके स्रोत, बताइए सही है क्या, सुमेलित है क्या। अलकनंदा मिलाप हिमनद से, सरयू संतोपत हिमनद, ब्रह्मपुत्र माप चाचुंगो हिमनद या ग्लेशियर। बहुत बार प्रैक्टिस सेट सीरीज में बताया है कि अलकनंदा निकलती है संतोपत हिमनद से और सरयू निकलती है सरयू या शारदा मिलाम हिमनद से। माप चाचुंगो ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र थोड़ी निकलती है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, इससे निकलती है घाघरा। ठीक है, घाघरा। तीनों के तीनों ब्लंडर हैं, मतलब तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है, डी है इसका आंसर। तो देखिए देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है और बाद में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत ग्लेशियर है। अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। देखिए अलकनंदा की अन्य सहायक नदियों में पिंडार जो है इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये सारे प्रयाग याद रखिएगा, कौन सी नदी कहाँ मिली। घाघरा जो है वो माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और शारदा सरयू नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है। और जहाँ यहाँ इसको जो है गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। गौरी गंगा कौन है, शारदा सरयू। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी सभी को पता होगा, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करनी है आपको। ये कावेरी गोदावरी की बड़ी फेवरेट है, पिछले 6-7 वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे यूपीएससी ने और यूपीपीएससी में भी। ठीक है, 3 रख देगा कावेरी की या 2 रख देगा कावेरी की, एक आध इसमें गोदावरी या कृष्णा की घुसा देगा तो एलिमिनेट करवा लेगा आपसे। तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, कामिनी कावेरी की सहायक नदी है, अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तो 4th को एलिमिनेट करो तो जरा, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कोडाकू यानी कुर्ग जिले के चेरंगाला गांव के निकट ब्रह्मगिरी रेंज पर ताल कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई पर होता है। उद्गम स्थल से आखिरी मुहाने तक कावेरी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और कावेरी बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली है। कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट है हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी नदी, शिमसा, अर्कावती, भवानी, नौब्याल और अमरावती। ठीक है, और इंद्रावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है प्रवारा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी। नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट, एक विकल्प जो है वो गलत है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल या राक्षस झील से निकलती है। राक्षस या राकस अलग अलग लिखा है अलग अलग किताबों में। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत में सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर के लेह जिले से गुजरती है। पंचनद नाम हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। इस सुधार करना थोड़ा भूल गया मैं इसमें प्रश्न में, क्योंकि इसमें 1 से 2 गलत है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। लेकिन अगर उसको भी हम उससे भी ज़्यादा गलत देखें तो पंचनद नाम हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब की 5 प्रमुख नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। मेरे प्रश्न पूछने का भाव समझिए आप। ठीक है, पहला वाला ही गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ लद्दाख लिखना मैं भूल गया, लद्दाख होना चाहिए यहाँ पर।
तो पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब को जो है दिया गया है। ठीक है, झेलम और चेनाब को दिया गया। पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ हैं, ना तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं, कुछ भी लिखा सकता है यहाँ पर, एलिमिनेट करवा लेगा, हिमाचल प्रदेश लिख देगा, उत्तराखंड लिख देगा, पंजाब होना चाहिए सही। ठीक है, बाकी वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, और जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एग्जैक्ट सी है इसका आंसर। तो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। और दूसरा स्टेटमेंट है, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल कहा जाता है। और अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का टेस्ट नंबर 7 था, 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक पहुँच सकते हो। आज 12 मई हो गई है और 5 जून का एग्ज़ाम है, तो 18 दिन ये हो गए, 4 दिन वो हो गए, 18 4 22 या 23 दिन लगभग बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हम भी कराते हैं। धन्यवाद।